वेलकम। आज हम एनवाइस, सीबीएस, सीबीएसई और आरबीसी के अंदर बीआरएस चैप्टर के अंदर इस कंसेप्ट है, हम उन कंसेप्ट को समझेंगे। किस तरह से पासबुक और कैश बुक का डिफरेंसेस को दूर करते हैं और इसके किस तरह से बीआरएस बनाते हैं, वो हम इस आज की वीडियो में देखेंगे। आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लेट्स वीडियो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण के ऊपर बात करें। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है बीआरएस। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ, इस चैप्टर को कैसे तैयार करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स को अच्छे से याद रखना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हु प्रिपेयर्ड, ये कौन बनाता है। तो ये बनाते हैं, इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर एंड नॉट बाय द बैंक। मतलब जिसका अकाउंट होगा बैंक में और जो बिजनेस बैंक का है ना, वो इस अकाउंट इस बीआरएस को बनाएंगे। बैंक का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और व्हेन इज इट प्रिपेयर्ड, कब बनाया जाएगा। इट इज अ प्रिपेयर्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी बना सकते हैं, पर जनरली उसको एंड ऑफ द मंथ, एवरी मंथ के एंड में इसको बना लिया जाता है। अब कुछ बीआरएस के अंदर आपके पास क्या है, इसमें एक तो कैश बुक और पासबुक दो होती है। और कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम आपने देखा होगा, 2 कॉलम कैश बुक के अंदर, उसमें बैंक कॉलम होता है वो, और एक पासबुक जो आपके बैंक में, जो पासबुक में बैंक एंट्री करती है, और कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम के अंदर अकाउंट होल्डर एंट्री करता है, जिस मतलब जो बिजनेसमैन जिनने अकाउंटेंट रख रखा है वो। अब कुछ रीजन होते हैं, कभी कभी क्या होता है कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। कुछ ऐसे रीजन है, उन रीजन को अपन देखते हैं। वो रीजन क्या क्या हो सकते हैं कैश बुक पासबुक के बैलेंस में डिफरेंसेस के लिए। नंबर 1, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट इन द बैंक। व्यापारी द्वारा निगमित किए गए चेक जो अभी तक भुगतान के लिए बैंकों में प्रस्तुत नहीं किए गए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम चेक इश्यू तो कर देते हैं पर वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं पेमेंट के लिए, तो वो रीजन हो सकता है। नंबर 2 रीजन है आपका चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक। चेक बैंक में जमा कराने के लिए भेजे परंतु अभी तक वसूल नहीं हुए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जितने भी चेक होते हैं, हम सारे चेक बैंक कलेक्शन के लिए भेज देते हैं। ओके, मतलब जो अकाउंट बिजनेस फर्म का जो अकाउंटेंट होता है, वो सारे चेक कहीं से आते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस के चेक हम लोग पार्टीज के चेक हम बैंक में भेज देते हैं। अब वो क्रेडिट आप भेज तो देते हैं पर अभी तक उन बैंक ने उनको वसूली के लिए नहीं भेजा, कलेक्शन के लिए नहीं भेजा, तो एक वो भी रीजन होता है कि हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ जाता है। थर्ड, आपका चेक पेड इनटू फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय द बैंक। अब कभी कभी बैंक में वसूली के लिए भेजे गए चेक जिन्हें बैंक ने अप्रत्याशित कर दिया। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ चेक आते हैं हमारे पास किसी पार्टीज के, अब उनके अकाउंट में पैसा ना होने की वजह से वो चेक क्या हो जाते हैं, क्लियर नहीं होते, तो वो डिसऑनर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाता है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक द्वारा दिया गया ब्याज। अब बैंक ने ब्याज तो दे दिया, हम उन्होंने पासबुक में एंट्री तो कर दी, पर हमें नहीं पता होता है, तो कभी कभी तो वो भी कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस का एक रीजन बनता है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवर ड्राफ्ट, और बैंक द्वारा अधिविकश पर वसूल किया गया ब्याज। बैंक ओवर ड्राफ्ट पर भी बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर लेती है और हमें नहीं पता होता है। फिर है बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक द्वारा बैंक वे और कमीशन लेना। एंड डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर टू द बैंक, ग्राहकों द्वारा बैंक में सीधे रकम जमा करा देना। कभी कभी को कस्टमर होता है वो डायरेक्ट फर्म के अकाउंट में पैसे जमा करा देता है और पता ही नहीं होता है कि पेमेंट आया है या नहीं आया है, तो वो भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पासबुक में तो एंट्री हो चुकी होती है पर कैश बुक में एंट्री करना नहीं पता है, तो वो भी एक रीजन हो जाता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय द बैंक, बैंक द्वारा विनियोग पर प्राप्त ब्याज और लाभांश जो हम लोग कह देते हैं कि हाँ भाई, आप बैंक को एक ऑर्डर दिया जाता है कि भाई हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट होंगे वो इन्वेस्टमेंट पे आप ब्याज और लाभांश आप संग्रह कर लेना, आप कलेक्ट कर लेना। पर हम कभी वो तो कर लेते हैं, बैंक में एंट्री पास हो जाती है पासबुक पर, कैश बुक में नहीं हो, तो वो भी एक रीजन होता है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक और बिहाफ ऑफ कस्टमर, ओके, ये भी हम लोग कहते हैं बैंक द्वारा ग्राहकों की तरफ से सीधे के भुगतान। बैंक को एक हम अपनी तरफ से ऑर्डर बोल देते हैं कि भाई हमारी जो पेमेंट, जो इंश्योरेंस का पॉलिसी का प्रीमियम है, वो आप इस तारीख को आप LIC के अकाउंट में जमा करा देना। पर हम लोग क्या करते हैं,
भूल जाते हैं उनको ऑर्डर देकर। अब वो तो पेमेंट कर देते हैं और वो भी कैश बुक और पासबुक में एंट्री का एक डिफरेंस का एक रीज़न बन जाता है। अब ये क्या है, अब इसके बारे में हम आगे और थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। अब कैसे हमको ध्यान रखना है। रोकड़ बही के डेबिट शेयर्स, मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का अर्थ होता है व्यापारी के रुपए बैंक में जमा है, सीधी सी बात। और रोकड़ बही के क्रेडिट शेयर का मतलब होता है कि क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक का अर्थ होता है व्यापारी ने बैंक में जमा से अधिक रुपए निकाल रखे हैं, जिसे रोकड़ बही के क्रेडिट शेयर को रोकड़ बही का अधिविकर्ष या आउट ऑफ बैलेंस एज पर कैश बुक भी कहा जाता है। पासबुक के क्रेडिट शेयर्स का अर्थ होता है व्यापारी के रुपए बैंक में जमा है, मतलब, और पासबुक के डेबिट शेयर्स का अर्थ होता है व्यापारी ने इतनी राशि बैंक से अधिक निकाल रखी है जो पासबुक के डेबिट शेयर्स को पासबुक का अधिविकर्ष बैलेंस भी, मतलब आउट ऑफ बैलेंस एज पर पासबुक कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास फर्म के या आपके घर पे एक पासबुक होती है, उस पासबुक में जब आप पैसे जमा कराते हैं तो उसके अंदर सीआर लिखा हुआ आता है। तो सीआर का मतलब होता है कि वो पैसा हमारा है और वो पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा है, वो क्रेडिट है। और जब डेबिट लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि हमने पैसे विड्रॉल कर लिए हैं। तो ये कुछ बैलेंसेस है, इन बैलेंसेस को थोड़ा ध्यान रखेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अब आगे चलते हैं। और अब रोकड़ बही का डेबिट शेयर्स मतलब ये होता है कि आपका कैश बुक का जो आपका बैलेंस होगा, कैश बुक का बैलेंस, वो फेवरेबल होगा अगर डेबिट बैलेंस होगा, और अगर यही कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो अनफेवरेबल हो जाएगा। और पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा तो अनफेवरेबल है, और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस वो आपका फेवरेबल बैलेंस के बेस पर आएगा। अब हम एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट देखते हैं। इस फॉर्मेट के अंदर फिर हम एक कुछ डेटा लेके हम इस बीआरएस को भी और समझेंगे। तो एक बीआरएस का फॉर्मेट है, वो बीआरएस का फॉर्मेट इस तरह से प्लस माइनस का फॉर्मेट चलता है और एट लेस का फॉर्मेट। ऐसा स्टूडेंट ठीक समझे वो उस चीज को काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेबिट बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, वो आप लिखेगा सबसे पहला बैलेंस जो होगा वो। फिर कौन कौन से आइटम ऐड होने, मतलब प्लस होने, कौन कौन से आइटम माइनस होने, वो भी यहाँ पर है। तो इंटरेस्ट चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, ये आपका ऐड होगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक, ये आपका ऐड होगा, प्लस होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट, ये भी आपका प्लस होगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट बाय द बैंक ऑन द ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी आपको प्लस होगा। सीधी सी बात है, जितने भी आपके पास इनकम है, आपके पास रिसीव हो रहा है, वो आप प्लस करेगा, और जो आपका एक्सपेंसेस हो रहे हैं या आपके पैसे जा रहे हैं आपकी तरफ से, वो आपको माइनस करेगा। तो जैसे यहाँ लिखा है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिट बाय द बैंक, अभी तक पैसा नहीं आया तो वो माइनस करिएगा। चेक पेड इनटू फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय बैंक, ये हमारे लिए डिसऑनर होकर आ चुका है, ये भी हमारे लिए लॉस है, वो माइनस करिएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये आप माइनस करिएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। बैंक चार्ज एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने चार्जेस कर लिए, ये भी हम माइनस करिएगा। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, ये भी आप माइनस के। मतलब इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हमको बीआरएस का एक स्टेटमेंट बनाना होगा, ठीक है। वो बीआरएस स्टेटमेंट क्रेडिट बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, जो आंसर आएगा। अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अब एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस तरह से है कि ऑन 31 मार्च 2020 द बैलेंस एज पर मिस्टर एक्स कैश बुक वाज 17,000 डेबिट बैलेंस। ओके, आपको डेबिट बैलेंस बोलेगा कैश बुक पासबुक के डिफरेंसेस के बारे में। तो फर्स्ट है चेक फॉर 8,000 फॉर सेंड फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर बाय द बैंक। मतलब 8,000 रुपये चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजे, परंतु बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए। फर्स्ट रीजन तो ये बताया। सेकंड रीजन ये बताया चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 5,000 रुपए के चेक निगमित तो किए, परंतु अभी तक बैंक में भुगतान के प्रस्तुत नहीं किए गए। थर्ड रीजन है देयर इज अ डेबिट ऑफ 100 रुपीज इन द पासबुक फॉर बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। पासबुक में 100 रुपए बैंक वही के डेबिट है जिनका रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं किया गया। फोर्थ रीजन है आपके पास बैंक हैज कैरिड 200 रुपीज फॉर इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दिस आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने 200 रुपए ब्याज के पासबुक में जमा किए जिनका रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं किया गया। फिफ्थ पॉइंट है आपका एक कस्टमर डिपॉजिट 2,000 रुपीज डायरेक्ट बैंक दिस वर रिकॉर्डेड इन द ओनली इन द पासबुक। एक ग्राहक ने 2,000 रुपये बैंक में जमा कराए जिनका लेखा केवल पासबुक में ही था। ओके, सिक्स है आपके पास कि according to standing order of Mr. X, the bank has made the following the payment by the debit account. Club fees है 400 rupees of life insurance premium आपका 2,000 rupees. This were not recorded in the cash book. Mr. X ने सही आदेश के अनुसार बैंक ने उसके खाते के डेबिट करके निम्नलिखित भुगतान किए। क्लब फिक्स 400 रुपये और जीवन बीमा किस्त 2,000 रुपये। इनका लेखा भी रोकड़ बही में नहीं था।
अब 31 मार्च को आपको बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। ये हमने एक छोटा सा BRS बना रखा है, इसका फॉर्मेट तो देखते हैं क्या है। सिंपल, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस शो करेंगे एज पर कैश बुक का, तो वो प्लस में है। यहाँ पहले सबसे पहले शो कर देना आप 17,000। अब उसके बाद आप जो भी प्लस करना है माइनस करना है, वो प्लस का आइटम और माइनस का आइटम दो ब्लॉक बना रखे हैं, वो आप उसमें लिखिएगा। तो इसमें बोला गया कि अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं हम अपने कि कौन सा आइटम को प्लस करते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं। चेक फॉर 8,000 रुपीज सेंड फॉर कलेक्शन हैव नॉट बीन क्लियर बाय द बैंक सो फार। 8,000 रुपये चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजे, परंतु बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए, मतलब पैसा आया ही नहीं है। तो पैसा नहीं आया है, ठीक है, आपने कैश बुक में लिख दिया था, ठीक है, पर पासबुक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है, तो आप यहाँ पर ये माइनस करिए। तो यहाँ लिखिए चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्लियर। आप जब तक आप बैंक में एंट्री नहीं हो जाती, बैंक में पासबुक एंट्री नहीं हो जाती, तो आपने लिख दिया तो आप वहां से उसको कम कर दीजिए, आपके कैश बुक के कॉलम से उस चीज को हटा दीजिए, तो वो 8,000 रुपये यहाँ पर माइनस के कॉलम में आ जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट का आंसर है। सेकंड पॉइंट का आंसर, सेकंड पॉइंट, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। 5,000 रुपये के चेक नियमित किए थे, परंतु अभी तक बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, तो अच्छी बात है। आपने तो अपनी तरफ से लिख के दे दिया कि 5,000 रुपये चेक लिख के दे दिया किसी पार्टी को और कहा कि जाके ले लेना, वो पार्टी गई नहीं अभी तक, आपने माइनस कर दिए, ठीक है। अब वो पार्टी नहीं गई है तो अच्छी बात है, नहीं गई है तो अब वहां से तो माइनस हुआ नहीं बैंक से, तो ठीक है, आप अपने बैलेंस को वापस कैश बुक के बैलेंस को यहाँ बढ़ा दीजिए। तो चेक इश्यू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट 5,000 रुपीज, अभी तक की बात है, जो 31 मार्च। फिर थर्ड पॉइंट, देयर इज डेबिट 100 रुपीज इन द पासबुक बैंक चार्जेस बट नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, बैंक चार्जेस से एक्सपेंस उन्होंने काट लिए, तो आप भी काट दीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए बैंक चार्जेस डेबिट इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इनटू कैश बुक 100 रुपीज। ये 100 रुपीज यहाँ से हो गया माइनस में। नेक्स्ट है आपके पास, बैंक हैज कैरीड 200 इंटरेस्ट इन द पासबुक बट दिस आर ऑल्सो नॉट रिकॉर्डेड। बैंक ने आपको 200 रुपये ब्याज के दिए, इनकम है, सीधी सी बात है, पासबुक के अंदर एंट्री कर चुके हैं, पर हमने नहीं करी, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा था और कैश बुक का बैलेंस कम था, तो अपने पास अपनी कैश बुक में लिख दीजिए आप इनकम है। तो यहाँ लिख दीजिए इंटरेस्ट कैरीड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डिंग द कैश बुक 200 रुपीज, कैश बैलेंस बढ़ जाएगा कैश बुक का। नेक्स्ट है, एक ग्राहक है जो सीधे 2,000 रुपये बैंक में जमा करा दो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, और इनका लिखा पासबुक में तो था, आप कैश बुक नहीं है, तो कर दीजिए आप, इनकम हो गई आपकी, ठीक है। यहाँ 2,000 रुपये डायरेक्ट डिपॉजिट कस्टमर इनटू पावर बैंक 2,000 रुपये, तो ये बैलेंस हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट है, हमने आदेश दिए थे बैंक को कि भाई हमारे क्लब फीस और जीवन बीमा की किस्त काट लेना, ठीक है। अब उन्होंने तो काट दी, पर हमने नहीं काटी, तो हम अपने बैलेंसेस में यहाँ राइट डाउन, तो हम हमें क्लब फीस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को शो कर देते हैं 400 2,000 रुपये। तो इस तरह से हमने पूरा एक BRS का स्टेटमेंट बनाया, सारे रीजन को हमने यहाँ शो करें। अब इनके बात आती है इनके आंसर्स की, तो प्लस का आइटम है आपका 24,200 और माइनस का आइटम है आपके 13,700। तो ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 10,500 आएगा। उन डिफरेंसेस को हम नाम देंगे क्रेडिट बैलेंस एज फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब पासबुक के बैलेंस से हमारा कैश बुक बैलेंस बराबर हो चुका है, मतलब 10,500 पासबुक से होते, तो यहाँ आपका कैश बुक में भी बराबर। कैश बुक बता रहा था अभी 17,000 और पासबुक होती थी 10,500, ठीक है, डिफरेंस कवर कर लिया। जो रीजन जो गलत फहमियाँ हो गई थी कैश बुक और पासबुक में, वो हमने यहाँ पर सॉल्व आउट कर दिया। ओके, थैंक यू।